हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पर। इस चैनल पे बेसिकली मैं आपको सारे जीएसटी के अपडेट्स जो आते हैं सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करती हूं, आपको उसके रिस्पेक्ट में वीडियोस भी प्रोवाइड कराती हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपने सुना था कि जीएसटी में जो फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं, ऑनलाइन जो डिलीवर कर रहे हैं, उन पे बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जब हुई थी सितंबर में, तो काफी ज्यादा चेंजेस उसमें प्रपोज किए गए थे। उसमें कहा कि सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसके अंतर्गत ईसीओ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसके थ्रू आप सेल करोगे, उस पे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। उसके रेस्पेक्ट में रिसेंटली नोटिफिकेशन भी इशू हुई थी और उस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर भी किया हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 17 थी। इसका भी लिंक मैं आपको, जिस वीडियो में मैंने डील किया है वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। बट अब क्या है कि सर्कुलर नंबर 167 आया है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी नोटिफिकेशन के रेस्पेक्ट में, मैंने आपको कहा था काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। उन्हीं के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने निकाली है। रीजन बीइंग, 1 जनवरी से जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है उन पे ये जीएसटी की लायबिलिटी, जीएसटी का इम्प्लीकेशन, जो ये नोटिफिकेशन का इम्प्लीकेशन है वो आ जाएगा। और उसको देखते हुए सर्कुलर ने बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड थी, मच नीडेड थी, वो लेके भी आए हैं। वो क्या क्लैरिफिकेशन है, आज हम उस वीडियो को आज हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूं कि किस तरह से ये ऑपरेट करने वाला है मैकेनिज्म। आप सभी को पता है, अगर हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए यहां पे हमारा आ जाता है रेस्टोरेंट। ठीक है, ये रेस्टोरेंट है। ये अगर ईसीओ, एग्जाम्पल भी लूंगी मैं आपको, इसके थ्रू सेल करता है किसको? अल्टीमेट क्लाइंट को, यानी जो अल्टीमेट जो खाना खाना चाहता है उसको। ये कैसे हो गए? एग्जाम्पल स्विगी, ठीक है, या फिर जोमैटो एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं। इनके रिस्पेक्ट में अभी तक क्या हो रहा था? रेस्टोरेंट वाले जो थे वही टैक्स ले रहे थे, यानी ईसीओ उनके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर लेते थे और एज इट इज रेस्टोरेंट को देते थे, और वो फर्दर अपने जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे थे। बट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम आई कि कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन हो रही थी। जो एक्चुअल में कलेक्शन हो रही थी उतनी एग्जैक्ट अमाउंट की पेमेंट नहीं हो रही थी और मिसमैच आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि रेस्टोरेंट छोटे छोटे भी हो सकते हैं बहुत सारे, और उनसे हम रिकवरी डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या लेके आ रहे हैं? हम ईसीओ पे ही टैक्स लायबिलिटी को लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने सेक्शन 9(5) में, जहां पे आपकी और भी एंट्रीज है, जैसे उबर, ओला हो गए या फिर अर्बन क्लब जैसी एप्स के ऊपर किस तरह से टैक्स इंप्लीकेशन जानी है, कैसे ईसीओ की टैक्स इंप्लीकेशन आएगी, जो ऑलरेडी उसमें गिवन है, उसी में ही इस एंट्री को भी डाल दिए कि जो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी होगी या रेस्टोरेंट जैसी सर्विसेज जब आप दोगे, तो अब अगर ईसीओ के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप दोगे, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। किन बातों को ध्यान में रखना है? देखिए, मैं आपके साथ ना सर्कुलर डील कर रही हूँ। सर्कुलर क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए। आई होप आपको ये कंप्लीटली क्लियर है। मैं इसका जूम इन करके मैं आपको कंप्लीटली और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, हाँ, जीएसटी ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, यही हमने कहा। ठीक है, इसी के बारे में हमें बात करनी है आज। अब देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा साथ में, The GST Council in its 45th Council meeting held on 17 September 2021, it recommended to notify the restaurant service under section 9(5) of the CGST Act. ठीक है, accordingly, the tax on supplies of the restaurant services supplied through e-commerce operators, it shall be paid by the e-commerce operators. इन दिस रिगार्ड जो नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको दिखाई, जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको भी इशू किया गया। उसका लिंक भी डेफिनेटली मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड भी करूंगी और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो प्रोवाइडेड होगा। अब सर्टेन रिप्रेजेंटेशन दे हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मोडालिटीज ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब क्लैरिफिकेशन क्या है? अब दोस्तों याद कीजिए, आपके पास सेक्शन नंबर 52 आता है टीसीएस का।
51 टीडीएस, 52 टीसीएस। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में उसको टीसीएस लेना होता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है, जो अल्टीमेटली जो उसका सप्लायर है जिसके साथ वो डील कर रहा है वहां पे उसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब सिस्टम क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट तो डायरेक्टली लेगा नहीं टैक्स, रादर टैक्स कौन लेगा, ईसीओ लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लेगा। यानी जो क्लाइंट है, क्लाइंट से पैसा ईसीओ कलेक्ट करेगा और जो पैसा उसने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को भी वो देगा, यानी टैक्स अमाउंट वो खुद ही गवर्नमेंट को देगा। तो ऐसे सिचुएशन में अभी भी क्या वो सेक्शन 52 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे? अगर होंगे तो कैसे ट्रीटमेंट रहेगा, और अगर नहीं होगा तो ठीक है भाई, बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। तो इन्होंने उसके रिस्पेक्ट में क्या क्लैरिफिकेशन दी, वुड ईसीओज हैव टू स्टिल collect the TCS in compliance with section 52 of the CGST Act? क्या आपको TCS कलेक्ट करना रहेगा? As restaurant service has been notified under section 9 bracket 5, the ECO shall be liable to pay the GST on the restaurant service provided with effect from 1st January 2022। यानी अगले 11 दिन बाद से ये प्रोविजन एप्लीकेबल भी हो जाएगा आपके ऊपर। Accordingly, the ECOs will no longer be required to collect the TCS and file GSTR 9 in respect of the restaurant services on which it pays tax। यानी अगर ईसीओ ने रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई और सर्विस उसके थ्रू पास ऑन करी है तो डेफिनेटली उस पर टीसीएस का प्रोविजन लगेगा, सेक्शन 52 लगेगा। बट अगर उसने रेस्टोरेंट सर्विस दी है जो अब 9 ब्रैकेट 5 में फॉल करने लग गई है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जीएसटीआर 8 भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे ईसीओ जो होलसेल इसी में डील कर रहे हो तो अब आपको जीएसटीआर 8 भरने की जरूरत नहीं रहेगी, ना आपको टीसीएस की रिटर्न डालने की जरूरत रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स उसकी रजिस्ट्रेशन की भी आपको रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगी। On other goods or services supplied through electronic commerce operator which are not notified under 9 bracket 5, then ECO shall continue to pay the TCS in terms of section 52 of the CGST Act in the same manner as at present। यानी अगर रेस्टोरेंट सर्विस में हो तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो टीसीएस से, अदरवाइज आप एग्जेम्प्ट नहीं होगे, रादर आपको टीसीएस की रिटर्न भी डालनी होगी और उसके रिस्पेक्ट में जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है आपको वो भी लेना होगा। फिर आगे देखिए, would ECO have to mandatorily take a separate registration with respect to the supply of restaurant service? अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो क्या उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? देखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है ही। ठीक है, एज ECOs they are already registered in accordance with rule number 8। ठीक है, देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आपको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज फॉर दिस रेस्टोरेंट सर्विस लेने की नीड नहीं है, आप उसी रजिस्ट्रेशन में कंटिन्यू करा सकते हो। ठीक है, वुड द ECOs बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय द अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज? Yes, ECO will be liable to pay the GST on any restaurant service supplied through them, including the unregistered person। चाहे that means अगर मैं अपने डायग्राम पे जाती हूं तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा रेस्टोरेंट, अगर ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने पैसा कलेक्ट किया है एंड कस्टमर से जिसको फूड डिलीवर किया है तो वो टैक्स अमाउंट उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना ही होगा। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकली समझाती हूँ। सपोज कीजिए आपने जो डिलीवरी करी थी वो करी थी 1000 रुपीज की। ठीक है, प्लस उस पे 5% मैंने लगा दिया जीएसटी, दैट मीन्स 1050 का अमाउंट था। ये कलेक्ट किसने किया होगा? ईसीओ ने कलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब जब उसने ये कलेक्ट किया है तो दोस्तों देखिए क्या होगा, अब ईसीओ क्या करेगा, ये जो 50 रुपए उसने कलेक्ट करे हैं ना, ही विल पे डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट को पे कर देगा और अब इसके पास बचे 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए बचेंगे इसके पास। अब कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करी है तो उसने कुछ ना कुछ कमीशन भी चार्ज किया होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने कुछ ना कुछ कमीशन भी चार्ज किया होगा। लेट्स से उसने 10% का कमीशन चार्ज किया। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपीज का कमीशन भी हो गया और कमीशन पे जीएसटी भी लगेगा 18% का, यानी 118 रुपए का ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं अब वो रजिस्टर्ड होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं था तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उसके पास 1000 रुपए किसके हैं? रेस्टोरेंट के हैं।
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 1000 रुपीज इसको अपने 100 रुपए लेने हैं रेस्टोरेंट वाले से, प्लस 18 रुपए का टैक्स और डिपॉजिट कराना है। क्यों? क्योंकि इसके केस में अगर आप बात करते हो रेस्टोरेंट और ईसीओ के केस में, तो रेस्टोरेंट और ईसीओ के केस में ईसीओ इज द सर्विस प्रोवाइडर, यहां पे ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है और ये सर्विस रेसिपिएंट हो जाएगा। दैट मींस ही नीड्स टू पे मनी टू हिम, तो ये कमीशन का अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में जो टैक्स है 18 रुपए का वो भी इसको गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। यानी इसकी सप्लाई जो होगी आइडियली वो तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की हुई। ठीक है, 1000 रुपीज का जो है वो किसके टर्नओवर में ऐड होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के टर्नओवर में ऐड होगा या फिर रेस्टोरेंट के टर्नओवर में ऐड होगा? ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी बैकड्रॉप के साथ दोबारा हम लोग सर्कुलर पे आते हैं। What would be the aggregate turnover of the person supplying the restaurant service through the electronic commerce operator? अब जो 1000 रुपए की सेल हुई है, क्या वो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की है या फिर वो सेल रेस्टोरेंट की ही है? आइडियली अगर आप देखोगे तो आप कहोगे रेस्टोरेंट की है, लेकिन जब हम कहेंगे कि अब अगर टैक्स मेरा ईसीओ पे कर रहा है तो 1000 रुपए की सेल तो ईसीओ की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग द रेस्टोरेंट सर्विस through ECO, it shall be computed as defined in section 2 bracket 6 of the CGST Act, and it shall include the aggregate value of the supplies made by the restaurant even through the ECOs. Accordingly, the threshold consideration for any purpose in the Act, the person providing the restaurant service through ECO, it shall account for his services in the aggregate turnover. That means वो 1000 रुपए किसकी सेल में काउंट होगा, किसकी टर्नओवर में काउंट होगा? वो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में काउंट होगा और वो ईसीओ की टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। वो तो मेयर कलेक्ट कर रहा है उस पैसे को और एज इट इज रेमिट कर देगा रेस्टोरेंट ओनर को। सिर्फ उसके बिहाफ पे जो टैक्स है वो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। दैट मींस वो 1000 रुपए इसकी सेल में ऐड नहीं होगा, रादर वो रेस्टोरेंट की ही सेल में यानी उसके ही एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। अब उसके बाद देखिए, आई नो आपको डाउट आ रहा होगा रिटर्न्स कैसे जाएंगे, रिटर्न्स वाले पॉइंट को भी लेंगे, बट पहले कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं। कैन द सप्लाईज ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओज बी रिकॉर्डेड इन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द ईसीओज लायबल टू रिवर्स चार्ज इन जीएसटीआर 3B? सो दोस्तों, पहली चीज, जो ये सप्लाई हो रही है इसमें कहीं भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां आता है? सेक्शन 9 ब्रैकेट 3 एंड सेक्शन 9 ब्रैकेट 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 ब्रैकेट 5 कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है। जहां पे भी आपने ये सुना हो कि सेक्शन 9 ब्रैकेट 5 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो गलत है। ये कोई आरसीएम नहीं है। और इसकी बात सुनिए, ECOs they are not the recipient of the restaurant service provided through them, क्योंकि रेस्टोरेंट की सर्विस तो अल्टीमेटली क्लाइंट के पास जा रही है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास तो नहीं जा रही। रादर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है कि जो ऑर्डर रेस्टोरेंट के पास गया बस उसको डिलीवर करा रहा है वो एंड कस्टमर के पास। तो since these are not the input services to the electronic commerce operator, these are not reported as inward supplies। इसको हम inward supplies RCM में टैक्स पेमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, would ECO be liable to reverse the proportional input tax credit on his input goods and services for the reason that ITC is not admissible on the restaurant service? अब क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो हमें आईटीसी नहीं मिलता है, और अब जब ये काम ईसीओ करने वाले हैं तो क्या वो जो इनपुट ले रहा है उसको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा? क्या रूल 42 इधर अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 1000 रुपए की सेल है ये उसकी खुद की सर्विस का पार्ट नहीं है, रादर ये तो इसकी ऑब्लिगेशन हो गई जिसमें उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं, ECOs provide their own service as an electronic platform and an intermediary for which it would acquire the input services on which he shall avail the ITC। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो एक्चुअल में सेल है वो तो कमीशन अमाउंट है जो 100 रुपए अभी हमने देखी थी, और इसके रेस्पेक्ट में वो काफी सारे इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स को भी लेके आएगा। तो वो सभी इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स का आईटीसी वो ले सकता है, जस्ट बिकॉज वो फैसिलिटेट कर रहा है रेस्टोरेंट की सर्विस को, उसका आईटीसी उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है प्रोपोर्शनल बेसिस पे। ठीक है, द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड बाय द ईसीओ for the payment of GST on the services provided by the ECO on its own account। यानी अब जो ITC उसने क्लेम किया होगा, जो उसने इनपुट सर्विसेज पे, कैपिटल गुड्स पे अपना इनपुट ले रखा है, वो उस इनपुट को यूज कर सकता है किसके अगेंस्ट में? कहां सेट ऑफ कर सकता है? जो कमीशन अमाउंट है उसका, जो कमीशन है सिर्फ उसी पे सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन अब जो टैक्स
उसने रेस्टोरेंट के बिहाफ पे लिया, वो 50 रुपए, याद कीजिए 1000 रुपए पे 50 रुपए, उस 50 को वो आईटीसी से सेट ऑफ नहीं करा सकता, रादर वो कैश में ही डिपॉजिट कराएगा। क्यों? क्योंकि उसने अल्टीमेट कंज्यूमर से भी कैश में लिया और आगे वो कैश में ही डिपॉजिट कराएगा, वो उसकी खुद की सर्विस नहीं है। सो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ इट शैल पे द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश, यानी वो अपनी खुद की लायबिलिटी पे जो कमीशन अमाउंट है उसपे तो अपना आईटीसी सेट ऑफ कर सकता है, बट जो उसने सेल करी है फूड की रेस्टोरेंट ओनर्स के थ्रू, जो उसके को फैसिलिटेट करने के लिए बेसिकली जो उसने सेल करी है, उस पे जो टैक्स कलेक्ट किया है वो कैश में ही जाएगा, उसके लिए आईटीसी यूज नहीं होगा। कैन ईसीओ यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे द टैक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रेस्टोरेंट सर्विस? उसी बात को क्लियर करते हुए कहा नो, वो नहीं यूज कर सकता है, रादर उसको कैश में ही डिस्चार्ज करनी है लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, would supply of goods or services other than the restaurant service through ECO be taxed at 5% without ITC? बिल्कुल भी नहीं। ECO it is required to pay GST on services notified under 9(5). Besides that, it can make all those services and supplies on its own. तो जो भी उन supplies या services पे GST जितने रेट पे लगेगा वो लगाएगा। On any other supply, on any supply that is not notified under section 9(5) that is supplied by the ECO on its own, the liability to pay GST continues on such supplier and ECO it shall continue to pay TCS on such supplies. That means, देखिए इसका मीनिंग क्या है, दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ईसीओज बी टैक्स एट 5% विदाउट आईटीसी? यानी अगर आपने कोई और सप्लाई करी है ईसीओ के थ्रू जो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, क्या उस पे भी 5% लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। उस पे अपनी अलग सप्लाई, अपना जो रेट है वही लगेगा। और ईसीओ क्या करेंगे, ईसीओ पे वही टीसीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल कब नहीं होंगे? जब वो रेस्टोरेंट वाली सर्विस दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट वाली सर्विस अगर वो कोई भी और सर्विस दे रहा है जो आपके 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, तो उस पे टीसीएस के प्रोविजंस बकायदा लगेंगे, जो भी जीएसटी रेट है उस पर्टिकुलर सर्विस का वो भी लगेगा। ठीक है, सो दस द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन कंटिन्यूज फॉर ईसीओ ऑन सप्लाईज अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विसेज। ऑन सच सर्विसेज जीएसटी विल कंटिन्यू टू बी बिल्ड, collected and deposited in the same manner as it is being done at present, and ECO will deposit the TCS on such supplies. अब would restaurant service and goods or services other than the restaurant service sold by a restaurant to the customer under the same order will be billed differently? Who shall be liable for raising the such invoices? For example, सोचिए रेस्टोरेंट सर्विस जो आपका 1000 रुपए का फूड हो गया, अब सपोज कीजिए जो रेस्टोरेंट ओनर था उसने कहा कि पैकिंग के चार्जेस तो मैं अलग लूंगा सिंस आई एम पैकिंग द फूड, तो ये जो पैकिंग की सर्विसेज हो जाती है ये अलग हो गई। ठीक है, अब ऐसे में क्या आप सेपरेट बिल रेज करोगे पैकिंग का, या फिर आप बिल रेज कौन करेगा? आप करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। तो कंसिडरिंग दैट द लायबिलिटी to pay the GST on the supplies other than the restaurant service through the ECO and the other compliances under the Act, including issuance of the invoice to customer, continues to lie with the respective suppliers. यानी वो रेस्टोरेंट पे ही रहेगी, and the ECOs are being liable only to collect the tax and TCS on such supplies. जो भी रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई भी और सर्विस अगर आप दे रहे हो, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप इसके अलावा कोई भी और सर्विस दे रहे हो और ईसीओ के थ्रू कर रहे हो, तो वो दूसरी सर्विस जो है उसको वो ही टीसीएस का प्रोविजन बकायदा लगेगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पेमेंट करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के केस में टीसीएस नहीं लगेगा और टैक्स आपका जमा कराएगा ईसीओ। इट इज एडवाइजेबल दैट ईसीओ इट रेजेस अ सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट on restaurant services in such cases where ECO provides other supplies to the customer under the same order. अब thus it is advisable, क्या होगा कि अब जो वो 1000 रुपए के अलावा अगर कोई और सर्विस भी दे रहा है ECO, तो उस पे आप सेपरेट इनवॉइस रेज करो, आप उसको मर्ज मत करो। ठीक है, बाकी कंप्लीटली इट इज द कॉल ऑफ द बिजनेस ओनर, तो कंप्लीटली उनकी कॉल रहेगी। इट इज ओनली एडवाइजेबल, यानी वो आपके लिए सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। Who will issue the invoice in respect of the restaurant service supplied through ECO, whether the restaurant or the ECO? अब आपने कोई भी सर्विस दी ECO के थ्रू, तो उस सर्विस का यानी 1000 रुपए का बिल रेस्टोरेंट रेज करेगा या फिर ECO रेज करेगा। The invoice in respect to the restaurant service will be supplied through ECO under 9(5). It will be issued by the ECO. यानी यहाँ पे वो जो 1000 रुपए का बिल है वो रेज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही रेज करेगा, ये रेस्टोरेंट ओनर नहीं रेज करने वाला है। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन में भी इशूड, अब वो कैसे रिपोर्ट करना है?
सो अब आप देखिए, अ नंबर ऑफ द अदर सर्विसेज हैव बीन ऑलरेडी नोटिफाइड अंडर 9(5). जिस तरह से ईसीओ की फंक्शनिंग अभी चलती आ रही थी वैसे ही आपको करनी है, लेकिन अब क्योंकि रेस्टोरेंट के रेस्पेक्ट में हो सकता है आपको डाउट हो, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, ईसीओज may also for the time being furnish the details of the supplies of the restaurant under section 9(5) in table 7A1 or table 4A of GSTR1 as the case may be for the accounting purpose। यानी GSTR1 में अगर आपकी B2B सेल है तो आप B2B सेल में दिखाओ, B2C सेल है तो आप वो दिखाओगे, और आपका जो भी टैक्स अमाउंट बनता है तो यू शैल कंटिन्यू टू पे द टैक्स इन योर GSTR 3B। आपको 3B में पे करना है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि रेस्टोरेंट ओनर कैसे पे करेगा, वो अपने रिटर्न्स कैसे डालेगा इनकेस अगर वो रजिस्टर्ड है तो। A registered person supplying the restaurant service through ECO under section 9(5), it will report such figures, such supplies of restaurant service made through ECO in table 8 of GSTR1 and table 3.1C of GSTR 3B for the time being। यानी दोनों के रिस्पेक्ट में आपको ट्रीटमेंट बता दिया गया है। और जो मैंने आपको बताया था कि अभी 1000 रुपए तो वो रिपोर्ट करेगा ही, 50 रुपए भी रिपोर्ट करेगा, 50 का टैक्स भी पे करेगा ECO। और रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, उसको एक तो कमीशन देना होगा ECO को 100 रुपए प्लस 18% का टैक्स, जो 18 रुपए वो देगा वो ECO डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। और रेस्टोरेंट वाला पर्सन अपनी GSTR1 में 1000 रुपीज भी दिखाएगा एज हिज सेल, क्योंकि वो टर्नओवर तो इसी की मानी जाएगी, वो वाला अमाउंट टर्नओवर का पार्ट नहीं करेगा, किसका, ECO का। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सर्कुलर आपको समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एल्स आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भी अपनी कंसर्न ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।